हाँ जी सर, नमस्कार। अभी देखें सेकंड ग्रेड में एक टॉपिक है 1919 और 1935 का अधिनियम। इसके अलावा यह बिंदु सेकंड ग्रेड के अलावा हर कंपटीशन में भी उपयोगी है। भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 की अपन बात करें तो इस अधिनियम को क्या कहा जाता है? इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय जो भारत सचिव थे वो तो कौन थे? मॉन्टेग्यू। जबकि वाइसराय कौन थे? इस समय वाइसराय थे चेम्सफोर्ड। यहां पर देखें 1919 का जो अधिनियम है, इस 1919 के अधिनियम में क्या क्या प्रावधान आए थे? 1919 के अधिनियम में प्रावधान आए थे कि भारत में जो केंद्रीय कार्यकारी परिषद थी, इस केंद्रीय कार्यकारी परिषद में भारतीयों की संख्या 1 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई। केंद्रीय कार्यकारी परिषद में भारतीयों की संख्या 1 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई। दूसरा, इस अधिनियम में क्या प्रावधान आए थे? देखें, इस अधिनियम में प्रावधान आए थे कि भारत में इस अधिनियम से पहले एक सदनात्मक विधान मंडल था, लेकिन 1919 के अधिनियम के बाद भारत में कैसा विधानमंडल हो गया? द्विसदनात्मक विधानमंडल हो गया। यानी 1919 के अधिनियम में विधानमंडल कैसे आ गए? द्विसदनात्मक विधानमंडल आ गए। अब यहां पर देखें, द्विसदनात्मक विधानमंडल आ गए और वर्तमान में भारत की जो विधायिका या व्यवस्थापिका है, ये विधायिका या व्यवस्थापिका भी कितने सदनात्मक है? द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक जो व्यवस्था है ये 1919 के भारत शासन अधिनियम से ही ली गई है। अब यहां पर देखें, इस अधिनियम में और क्या प्रावधान आए? इस अधिनियम में एक प्रावधान यह आया कि भारत में प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था शुरू की गई। तो भारत में प्रांतों में जो द्वैध शासन की शुरुआत है, ये प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कौन से अधिनियम में आई थी? 1919 के अधिनियम में आई थी। इसके अलावा अपन ये कह सकते हैं कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, ये भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की दिशा में पहला कदम था। यानी इसने भारत को एक संघात्मक राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत किया। अब यहां पर देखें, 1919 का जो अधिनियम था, इस 1919 के अधिनियम में अंग्रेजों ने अपने से वादा किया था कि हम भारत में कार्मिक उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे। अब कार्मिक उत्तरदायी शासन स्थापित हुआ है या नहीं हुआ, इस बात की जांच कर हम 10 साल बाद करवाएंगे, यानी 1929 में करवाएंगे। भाई 1919 में तो वादा कर रहे हैं और 10 साल बाद की बात कह रहे हैं, लेकिन कब? अब 10 साल बाद तो 1929 में ही आएगा। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? नवंबर 1957 में, यानी नवंबर 1927 में निर्धारित समय से पूर्व ही सर साइमन जोन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन कर दिया। साइमन कमीशन 7 सदस्य था, एक भी भारतीय सदस्य इसमें नहीं था। साइमन कमीशन 7 सदस्य था और ये भारत जब आता है फरवरी 1928 में। फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है, मुंबई ये पहुंचता है।
साइमन कमीशन का भारतीयों ने जबरदस्त विरोध किया, क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो निश्चित रूप से साइमन कमीशन तो अंग्रेजों के पक्ष में रिपोर्ट तैयार करेगा। अब यहां पर देखें, साइमन कमीशन का भारत में स्वागत साइमन कमीशन गो बैक के नारों से हुआ। साइमन कमीशन गो बैक के नारों से भारत में साइमन कमीशन का स्वागत हुआ। साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगे। इसके बाद कुछ भी हो, साइमन कमीशन ने 1930 में अंग्रेजों के सामने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुति कर दी। अब देखें, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को एक सांप्रदायिक पंचांग जारी कर दिया। 16 अगस्त 1932 को क्या जारी कर दिया? सांप्रदायिक पंचांग जारी कर दिया। अब यहां देखें, सांप्रदायिक पंचांग क्या है, सांप्रदायिक पंचांग से क्या तात्पर्य है। सांप्रदायिक पंचांग ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को जारी किया। इस सांप्रदायिक पंचांग की विशेषता थी कि इसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था थी। दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था थी। अब यहां पर देखें, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था थी, तो महात्मा गांधी ने दलितों को मिली पृथक निर्वाचन व्यवस्था का विरोध किया। यानी एक तरह से महात्मा गांधी ने किसका विरोध किया? सांप्रदायिक पंचांग का विरोध किया। महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक पंचांग का विरोध किया, तो ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी को कहां डाल दिया गया? पुणे की यरवदा जेल में डाल दिया गया। अब साहब, पुणे की यरवदा जेल में महात्मा गांधी बैठ गए अनशन पर। महात्मा गांधी की लगातार तबीयत बिगड़ती गई, तो ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी के बड़े पुत्र देवदास और उनकी पत्नी भीमराव अंबेडकर के पास गए और वहां जाकर उनसे कहा कि आप कुछ भी करें, आप दलितों को मिली पृथक निर्वाचन की व्यवस्था का आप भी विरोध करें या एक तरह से आप त्याग दें। लेकिन भीमराव अंबेडकर ने मना कर दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से भीमराव अंबेडकर को मना लिया गया और गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता होता है, पूना समझौता। यहां पर देखें, पूना जो समझौता है, ये पूना समझौता क्या था? ये पुणे की यरवदा जेल में हुआ था। इस पूना समझौते की विशेषता यह रही कि दलितों को मिली पृथक निर्वाचन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। तो पूना समझौता किस किस के बीच हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। इस समझौते में दलितों को मिली पृथक निर्वाचन की व्यवस्था क्या हो गई? समाप्त हो गई। इसके बाद देखें, एक अधिनियम आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 के भारत शासन अधिनियम की अपन बात करें तो भारतीय जो औपनिवेशिक काल था, इस औपनिवेशिक काल में सबसे बड़ा जो अधिनियम था यह था 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, ये 1935 के भारत शासन अधिनियम में 321 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 321 अनुच्छेद व 10 अनुसूचियां थी। यानी ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में सबसे बड़ा अधिनियम था 1935 का भारत शासन अधिनियम। लेकिन 1935 के भारत शासन अधिनियम का भी भारतीयों ने विरोध किया। जैसे सबसे पहले अपन बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें एक ऐसी गाड़ी दे दी गई जिसके ब्रेक तो ठीक है, लेकिन इस पुरानी गाड़ी में इंजन नहीं है। यह बात किसने कही थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद अपन बात करें मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना की। देखो, मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें
तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा है कि 1935 की योजना सड़ी हुई योजना है। 1935 की जो योजना है ये क्या है? सड़ी हुई योजना है। ये बात किसने कही थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना के बाद अपन बात करें मदन मोहन मालवीय की। देखिए मदन मोहन मालवीय ने क्या कहा है? मदन मोहन मालवीय ने कहा है कि यह अधिनियम बाहर से देखने पर कैसा दिखाई देता है? जनतांत्रिक दिखाई देता है, लेकिन इस अधिनियम को अंदर से देखने पर यह कैसा प्रतीत होता है? खोखला प्रतीत होता है। यह बात किसने कही? मदन मोहन मालवीय ने। कुल मिलाकर बात यही है, भारतीयों ने इसका क्या किया था? विरोध किया था। 1935 का अधिनियम सबसे बड़ा अधिनियम, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां। नेहरू जी ने कहा हमें एक ऐसी गाड़ी दे दी गई जिसके ब्रेक तो ठीक है लेकिन इस पुरानी गाड़ी में इंजन नहीं है। मदन मोहन मालवीय ने कहा कि यह अधिनियम बाहर से देखने पर जनतांत्रिक है लेकिन अंदर से देखने पर यह खोखला दिखाई देता है। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1935 की योजना को सड़ी हुई योजना बताया। लेकिन इस 1935 के भारत शासन अधिनियम की विशेषताओं की अपन बात करें तो विशेषताएं अपने लिए महत्वपूर्ण हैं। देखो पहली बात तो यही है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया गया, लेकिन रियासतों के विरोध के कारण यह संघात्मक व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाई। यानी 1935 के अधिनियम में भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया गया, लेकिन रियासतों के विरोध के कारण संघात्मक व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाई। लेकिन 1935 के अधिनियम में शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन हो गया। जैसे उदाहरण के लिए अपन बात करें 1935 के अधिनियम में जो संघ सूची थी, इस संघ सूची में कितने विषय निर्धारित किए गए थे? 59 विषय निर्धारित किए गए थे। 1935 के अधिनियम में संघ सूची में 59 विषय थे, जबकि राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में कितने विषय थे? राज्य सूची में 54 विषय। और समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 36। अपन आज की बात नहीं कर रहे, 1935 के अधिनियम की बात कर रहे हैं। 1935 के अधिनियम में संघ सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 36 विषय थे। इसके बाद देखें इसी 1935 के अधिनियम में भारत के 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधान मंडल स्थापित किया गया। 6 प्रांतों में क्या था? द्विसदनात्मक विधान मंडल स्थापित किए गए। अब यहां पर एक चीज देखें, वे 6 प्रांत कौन कौन से थे जहां द्विसदनात्मक विधान मंडल स्थापित किए गए? उन 6 प्रांतों में अपन बात करें तो नाम आता है बंगाल, बिहार। बंगाल, बिहार। इसके अलावा एक नाम आता है असम और एक नाम आता है संयुक्त प्रांत। इसके अलावा एक आता है मुंबई और एक नाम आता है मद्रास। भारत के इन 6 प्रांतों में 1935 के अधिनियम में द्विसदनात्मक विधान मंडल स्थापित किए गए थे। इसके अलावा इसी 1935 के अधिनियम में आरबीआई की स्थापना के प्रावधान किए गए। देखिए आरबीआई की स्थापना का जो उद्देश्य था, ये आरबीआई की स्थापना का उद्देश्य था मुद्रा व साख पर नियंत्रण रखना। आरबीआई की स्थापना का उद्देश्य था मुद्रा व साख पर नियंत्रण रखना। लेकिन यहां पर देखें आरबीआई का पहला अंग्रेज गवर्नर कौन था? आरबीआई का पहला अंग्रेज गवर्नर था ओसबर्न सिम्थ। कौन था? ओसबर्न सिम्थ आरबीआई का पहला अंग्रेज गवर्नर था। इसके अलावा आरबीआई का पहला जो भारतीय गवर्नर था, ये पहला भारतीय गवर्नर कौन था? आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर था सीडी देशमुख। कौन था? सीडी देशमुख। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर है उर्जित पटेल। कौन है जी? उर्जित
पटेल। तो कुल मिलाकर बात यही है, 1935 के अधिनियम में आरबीआई की स्थापना के प्रावधान आए। आरबीआई की स्थापना का उद्देश्य था मुद्रा व साख पर नियंत्रण रखना। आरबीआई का पहला अंग्रेज गवर्नर था ओसबर्न सिम्थ, पहला भारतीय गवर्नर था सीडी देशमुख, और वर्तमान में कौन है? उर्जित पटेल। इसके बाद देखें, इसी 1935 के अधिनियम में प्रावधान आए कि भारत में प्रांतों में जो द्वैध शासन है उसको तो समाप्त कर दिया गया, और इसके साथ ही केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था शुरू की गई। ये लाइन कंफ्यूज करने वाली है कि द्वैध शासन, देखो प्रांतों में द्वैध शासन पूछे तो 1919 का अधिनियम, और केंद्र में द्वैध शासन पूछे तो 1935 का अधिनियम। इसके अलावा इस 1935 के अधिनियम में देखें, 1935 के अधिनियम में भारत में एक संघीय न्यायालय स्थापित करने के प्रावधान भी आए थे। संघीय न्यायालय की स्थापना की अपन बात करें तो संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में होती है, और इस संघीय न्यायालय बोले तो फेडरल कोर्ट। संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में होती है। संघीय न्यायालय का जो पहला मुख्य न्यायाधीश है, ये पहला मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया था? यहां पर देखें, संघीय न्यायालय का पहला जो मुख्य न्यायाधीश था ये था मॉरिशस गवेयर। सर मॉरिशस गवेयर संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश था। और यहां पर देखें, इस संघीय न्यायालय को ही बाद में क्या कर दिया गया? सर्वोच्च न्यायालय में परिवर्तित कर दिया गया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। लेकिन इससे पहले क्या बन गया था? संघीय न्यायालय बन गया था दिल्ली में, और संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई। संघीय न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया? मॉरिशस गवेयर को बनाया गया था। अब यहां पर देखें, आज ये जो पहला जो टॉपिक है यह है 1919 और 1935 का अधिनियम। 1919 और 1935 के अधिनियम के बाद अपने जो अगले जो वीडियो होंगे वो लगातार आपको मिलते रहेंगे, और 1 महीने में 4 वीडियो आपको करंट के मिलेंगे। यानी जो समसामयिक है उस समसामयिक के आपको महीने में 4 वीडियो निश्चित रूप से मिलेंगे। धन्यवाद।